हिंदी में बोलते हैं अधिकार शुल्क। मजा आएगा। देखिए एक चीज आपको बता दें, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चों, तो ग्रेजुएशन आपको पता है कि 3 इयर्स का कोर्स होता है, ठीक है। 3 इयर्स में 6 सेमेस्टर होते हैं। कुछ चीजें हम आपको क्लियर कर दें, है ना। 6 सेमेस्टर होते हैं, मतलब एक साल में, पहले साल में सेम 1 पास होना होगा, सेम 2 पास होना होगा, ठीक है। फिर दूसरे साल में सेम 3 पास होना होगा और सेम 4 पास होना होगा, ठीक है। फिर सेम 5 और सेम 6, ठीक है ना। तो एक बात बता दें, ये सेमेस्टर 1 है। जैसे हम 1 का एग्जांपल लेते हैं तो इसमें 5 पेपर हैं। 3 जो है आपको इलेक्टिव पेपर हैं, है ना, और 2 कोर पेपर हैं। अब ये 3 इलेक्टिव कौन होंगे? कुछ आपका 3 इलेक्टिव के तौर पे आपको बता दें कि शायद एक आपका बीओ होगा, एक होगा आपका इकोनॉमिक्स, है ना, और एक होगा लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश जो है वो, और 2 कोर पेपर होगा, एक फाइनेंशियल अकाउंट और एक होगा बिजनेस का लॉ, है ना। ये 2 चीज होता है, ठीक है। अब यहां पर हम क्यों बता रहे हैं आपको समझा दे। सेमेस्टर 1 में 2 बार एग्जाम होगा, एक कहलाता है मिड सेम और एक होता है फाइनल सेम या एंड सेम बोलते हैं उसको। हर सेमेस्टर में 2 बार एग्जाम होगा बच्चा लोग, एक होता है मिड सेमेस्टर, एक होता है एंड सेमेस्टर, है ना, ठीक है, या फाइनल सेमेस्टर। मिड सेमेस्टर में पता है क्या होता है? ये जो मैंने अभी कहा कि 5 सब्जेक्ट होगा जिसमें 2 कोर पेपर होगा। कोर पेपर का ही सिर्फ एग्जाम होगा। कोर पेपर जो आपका 2 पेपर है ना, कोर कौन कौन है? अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट बोलते हैं, और एक बोलते हैं बिजनेस लॉ, है ना। ये 2 कोर पेपर जो हमारे हैं, इन दोनों का एग्जाम मिड सेम में होगा। ये 30 मार्क्स का होगा, ये भी 30 मार्क्स का होगा मिड सेम में। सर ये टेस्ट जैसा होगा, लेकिन ये फाइनल में एग्जाम में मार्क्स जुटेगा इसका। और जब एंड सेम आएगा ना, तब क्या होगा? मिड सेम में क्या होगा? दोनों कोर पेपर का 30-30 मार्क्स का एग्जाम हो जाएगा। और जब फाइनल सेम आएगा इसका, है ना, तो उसमें ये जो कोर पेपर जो 2 का 70-70 का एग्जाम फिर बचा हुआ है वो यहां हो जाएगा, और इलेक्टिव का पूरा 100 का होगा। मेरी बात समझ लें आप लोग। पहले क्या होगा? ये जो 5 पेपर होते हैं आपका, जैसे सेमेस्टर 1 में 5 है, सेमेस्टर 2 में 5 है, सेमेस्टर 3 में 5 है, किसी में 4 भी है ना, ठीक है। तो ये जो 5 में है, इसमें से आपका 2 कोर है और 3 इलेक्टिव है। इलेक्टिव का एग्जाम डायरेक्ट फाइनल सेमेस्टर में होगा 100 मार्क्स का डायरेक्ट, है ना, ठीक है। और कोर पेपर का यहाँ 30 का मिड में एग्जाम हो जाएगा, जो कि जैसी क्लास स्टार्ट होगा उसके 20 से 25 दिन के बाद हो जाता है ना, ठीक है। कोर पेपर में एग्जाम हो जाएगा 30 नंबर का यहां, और बाकी का 70 नंबर का एग्जाम जो है फाइनल के साथ होगा, और ये दोनों जोड़ के आंसर रिजल्ट बनेगा आपका। समझ में आ रहा बात को? मतलब कोर पेपर का 2 बार एग्जाम होता है, ठीक है। एक मिड सेम 30 मार्क्स का, और एक फाइनल सेम कितने का? 70 मार्क्स का, ठीक है। और ये दोनों मिलके 100 बनता है उनका, ठीक है। मिड सेम बहुत जल्दी हो जाएगा, जैसे ही कॉलेज में स्टार्ट होता है क्लास, है ना। अगर आप जेबीआर में एडमिशन ले रहे हैं तो 20 से 25 दिन में एग्जाम हो जाएगा, है ना, ठीक है। विमेंस में ले रहे हैं तो भी 20 से 25 दिन में होगा। मारवाड़ी का थोड़ा सा डिले चलता है। थोड़ा सा डिले क्या होता है मारवाड़ी का, हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 5 आपके 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 5 आपके क्या बोलते हैं 6 सेमेस्टर होंगे ना बच्चों। तो जेवियर्स का क्या होता है? जेवियर्स का बोलते हैं, सन जेवियर्स का, और विमेंस कॉलेज का, और मारवाड़ी कॉलेज का, और बाकी अदर कॉलेज का, जो भी हो, मारवाड़ी और अदर, ठीक है ना। आपको बता दें इसका थोड़ा नियम चेंज होता है। क्या नियम चेंज होता है? अब देखिए, अभी बच्चा आप एडमिशन लेंगे सेम 1 में, और जो बच्चा पिछली बार एडमिशन लिया होगा वो अभी कहां होगा? सेम 3 में, और उसके पहले लिया होगा एडमिशन वो बच्चा कहां होगा? सेम 5 में। तो जेवियर क्या करता है? एक ही बार में सेम 1, 3 और 5 का एग्जाम स्टार्ट कर देता है। 1, 3, 5 एक साथ चलेगा, है ना, ठीक है। विमेंस क्या करता है? सेम 1, 3, 5 एक साथ लेता है। लेकिन मारवाड़ी क्या करता है पता है? पहले 5 का एग्जाम लेता है, फिर 3 का लेता है, फिर 1 का लेता है। तो थोड़ा सा टाइम जो होता है मारवाड़ी को ज्यादा मिलता है, ठीक। ये जो रॉयल्टी चैप्टर है, रांची के जितने भी कॉलेजेस हैं उस सबके मिड सेम में आएगा, है ना। रॉयल्टी चैप्टर जो होता है, सभी लोग पहला चैप्टर पढ़ाते हैं रॉयल्टी, और मिड सेम में ये आएगा, और बहुत जल्दी एग्जाम स्टार्ट होगा, और कुछ दिन के बाद आपका मिड सेम में ये चैप्टर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रॉयल्टी, है ना, ठीक है। रॉयल्टी क्या होता है, ठीक है, पहले समझिएगा।
आप लोग सुने होंगे किताब के लेखक को रॉयल्टी मिलता है ना, ठीक है। रॉयल्टी वर्ड समझने से पहले हम लोग एक वर्ड समझने वाले हैं, दैट इज लीज। लीज, ठीक है। लीज क्या होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट अगर उसके ओनर से हम लोग कुछ समय के लिए कुछ अमाउंट पे करके लेते हैं, है ना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लीज, है ना, ठीक है। इट इज अ राइट, ये एक अधिकार है, फॉर द पर्पस ऑफ यूज ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, लीज क्या है, इट इज अ राइट, ये एक अधिकार है ना, जो यूज करने का हम इस प्रॉपर्टी का लिया करते हैं। जैसे देखो मेरी बात समझो, ये एक जमीन का बहुत बड़ा प्लॉट है, किसका, निमिका का है। इट इज द लैंड प्लॉट ऑफ निमिका, है ना। मान लीजिए 100 एकड़ जो है जमीन है इनका, ठीक है। हम निमिका को बोले कि निमिका एक काम करो, तुम ये मेरे को ये जमीन 5 साल के लिए लीज पर दे दो। तो निमिका बोली सर क्या करेंगे आप इसमें, तो इसका जो मिट्टी है ना हम उसको काट काट के ब्रिक्स, ईंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ईंट बनाएंगे, और कुछ अमाउंट तय हो गया कि हम आपको ये देंगे, ठीक है। और हम निमिका को क्या बोले, देखिए समझिए, निमिका का ये 100 एकड़ जमीन था, है ना, जो मुझसे लीज पर मांगे 5 साल के लिए। सर पूछी निमिका कि सर क्या करेंगे इस जमीन का आप, तो हम बोले कि देखो इस जमीन का जो मिट्टी है ना उसको काट के हम उससे ईंट बनाएंगे, पकाएंगे भट्टे में और बेचेंगे, ठीक है। तो निमिका पूछी सर हमको क्या मिलेगा, तो हम बोले निमिका ऐसा है कि एक ईंट लगभग 10 रुपया में बिकता है ना, तो पर ईंट का हम तुमको 1 रुपया करके क्या करेंगे, देंगे अमाउंट, है ना, ठीक है। जितना ईंट बनाएंगे ना, तुम्हारी मिट्टी को काट के हम यूज कर रहे हैं ना, तो 1 रुपया पर ब्रिक्स आपको हम पे करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा बात को। निमिका बोली ओके सर, चाहिए दिए, लाइए एग्रीमेंट पेपर लाइए, हम साइन वाइन कर देते हैं। हमारे और निमिका के बीच एक एग्रीमेंट पेपर साइन हुआ और इसमें यह तय हो गया, ठीक है। तो यही कहलाता है क्या, लीज। तो मैंने क्या किया कि इस प्रॉपर्टी को यूज करने का अधिकार, इस प्रॉपर्टी को यूज करने का अधिकार हमने निमिका से 5 साल के लिए ले लिया, तो ये अधिकार क्या कहलाएगा, लीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीज कहलाएगा, ठीक है। सर लीज में सिर्फ जमीन ही लिया जाता है का, ना सर, बहुत कुछ लीज में लिया जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, झारखंड में लीज का तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है। अब ऐसा है कि आप सबों को पता है, समझिए कि जब आपका जमीन है, मान लीजिए आपका कुछ लैंड है और अचानक से उस लैंड में आपका देखिए कोयला निकल गया, कोल, क्या करेगी सरकार, सरकार आपसे वो जो लैंड अक्वायर कर लेगी, सरकार ले लेगी वो जमीन, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा बात को, और आपको उस जमीन का कुछ मुआवजा दे देगी, है ना, और हो सकता है तो एक आध आदमी को नौकरी दे देगी और जमीन को सरकार रख लेगी, ठीक ले रहे। तो मान लीजिए एक जगह है, मान लीजिए जमशेदपुर में एक जगह है, मान सपोज चलिए कि वहाँ कोयला निकल गया, तो वो जमीन सरकार ने ले लिया। अब ये जमीन किसका हो गया, झारखंड गवर्नमेंट का, ठीक है। अब झारखंड गवर्नमेंट ने ये जमीन लीज पर दे दिया, मान लीजिए कि मित्तल कॉलियरी को, ठीक है ना, कि भैया तुम इस जमीन को रख लो और इससे कोयला निकाल के बाहर बेचो, है ना, ठीक है। मान लीजिए समझिए बात को, पहले जमीन में कोयला निकला, भले आपका जमीन होगा लेकिन अब वो सरकार की जमीन हो गई। जैसे कोयला वाला निकलता है पैसा वैसा दे के सरकार उसको अक्वायर कर लेती है, तो झारखंड सरकार की ये जमीन है। अब झारखंड सरकार खुद कोयला नहीं निकालना चाहती, तो एक क्या की, लीज पर कोई कंपनी को दे दी। एक मित्तल कोलियरी कंपनी को इन्होंने क्या दिया, 20 साल के लिए ये जमीन लीज पर दे दिया। बोले आप कोयला निकालिए, यहां से बेचिए, बस 1 टन कोयला निकालिएगा तो 2000 रुपये हमको दीजिएगा, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा बात को। तो ये कहलाता है लीज। तो देखिए इस जमीन को यूज करने का अधिकार मित्तल कोलियरी कंपनी ने किससे ले लिया, झारखंड गवर्नमेंट से ले लिया, दैट इज कॉल्ड द लीज, है ना, ठीक है। अच्छा समझ में आ गया।
तो लीज क्लियर है सब लोगों को, कोई भी प्रॉपर्टी को यूज करने का अधिकार उसके मालिक से लिया जाता है तो उसको लीज बोलते हैं। अब कुछ बच्चे पूछ देते सर रेंट क्यों नहीं बोल सकते इसको, है ना, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो लीज तो समझ में आ गया, कोई भी प्रॉपर्टी का यूज करने का अधिकार उसके ओनर से अगर लिया जाता है तो क्या कहलाता है, इट इज द राइट फॉर द पर्पस ऑफ यूज ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, है ना, ठीक है, अच्छा क्लियर है। अच्छा उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसी में हम लिख रहे हैं इट इज सिमिलर टू रेंट, रेंट के जैसा है बट देयर इज सम डिफरेंट, डिफरेंस कहिए, इन रेंट एंड लीज, ठीक है, उससे मिलता जुलता है लेकिन कुछ अंतर है लीज और रेंट में। क्या अंतर है सर, हम लोग यहां पर हेडिंग दे रहे हैं लीज और इसमें अंतर देखते हैं। सर किराए पर भी तो यही कह सकते हैं हम लोग, तो किराए पर कह सकते हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें टेक्निकल कुछ अंतर है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। रेंट और लीज में क्या अंतर होता है, पहले हम बात करें रेंट इधर में, इधर बात करें लीज, ठीक है। क्या अंतर है रेंट और लीज में सर, पहला रेंट जो होता है वो शॉर्टर पीरियड के लिए होता है, ठीक है, लेकिन लीज फॉर द होता है लॉन्ग पीरियड। रेंट इज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और लीज की अगर बात करें तो लीज क्या होता है, इट इज लॉन्ग, इट इज फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है, ये लंबी अवधि के लिए होता है। किराया पर अगर आप मकान लेने जाओ, कोई भी लेने जाओ, तो वो 11 महीने का एग्रीमेंट करता है। और लीज जनरली क्या होता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, ऐसे करके लीज होता है। आपको उदाहरण बताएं, रांची में एक आप लोग JCA स्टेडियम के बारे में सुने होंगे, जो क्रिकेट का स्टेडियम है धुरुआ में, वो भी जमीन लीज पर बनी हुई है ना। वो जो जमीन है मैकॉन लिमिटेड की जमीन पर बना हुआ है, ठीक है, मैकॉन या HEC के, हम कंफर्म नहीं है, लेकिन BCCI ने बनाया, तो वो 35 साल के लिए लीज पर है। तो पहली बात है, तो रेंट का जो बात होता है वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और लीज जो होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, पहली बात। दूसरा चीज है कि रेंट में जो है, इन रेंट नो चेंजेज इज अलाउड, ठीक है, और यहां पर चेंजेज इज अलाउड है, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं, अब एक मकान किराए पर आप लीजिए, है ना, रात में आपको रूम छोटा पड़ रहा है, एक तो कमरा बना हुआ है ऐसा ऐसा, है ना, ऐसा ऐसा कमरा बना हुआ है, एक छोटा रूम पड़ रहा है, तो आप बोल रहे हैं आपका आके की दीवार तोड़वा दो और यहाँ दीवार बढ़वा दो, मकान मालिक रात को घर से बाहर करेगा आपको, है ना। जब आप किराए पर प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें आप कोई बड़ा बदलाव तो नहीं कर सकते, कील ठोक सकते, कील ठोकने में भी मकान मालिक रुकते हैं आजकल, है ना, ठीक है। इन रेंट नो चेंजेस इज अलाउ, मतलब प्रॉपर्टी में किसी तरह का बदलाव आपको अलाउ नहीं करेगा, इसमें तो चेंजेस ही करना है, खदान खोदो, जो करना है अपनी सुविधा अनुसार, ये आपका बदलाव आता है। तीसरा, दो बातें समझ में आ गया, तीसरा बात क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या आ रहा है अंतर, ठीक है, रेंट इज गिवन अ फिक्स्ड अमाउंट, रेंट जो होता है फिक्स्ड अमाउंट, जैसे इतने बच्चों में कुछ बच्चे घर में किराए पे रहते होंगे, तो किराए पे रहते होंगे तो 5,000 10,000 कुछ तय है, उतना रेंट देना होगा, है ना, ठीक है। लेकिन लीज जो होता है वो फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है, इट डिपेंड
ऑन यूजेज ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब अभी कहा कि नियमिका से मैंने जमीन लीज पर लिया, तो क्या बोला था कि एक ईंटा निकालेंगे तो एक बनाएंगे तुम्हारी मिट्टी से, तो 1 रुपया पर ब्रिक्स हम आपको देंगे। तो ये फिक्स नहीं है ना, मतलब 1 लाख ईंटा बनाया तो हम 1 लाख रुपया देंगे, 2 लाख ईंटा बनाया तो 2 लाख रुपया देंगे। इट डिपेंड ऑन द यूजेस ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी के यूज के आधार पर निर्भर करता है। तो देखिए रेंट और लीज में कुछ अंतर है जो मैंने आपको क्लियर किया। अभी तक बात हुई कि व्हाट इज लीज, है ना, कोई भी प्रॉपर्टी को यूज करने का अधिकार अगर लिया जाता है किसी से, है ना, ठीक है, तो उसको हम लोग उस अधिकार को लीज बोलते हैं। ये रेंट जैसा हो सकता है लेकिन रेंट नहीं है। रेंट और लीज में बहुत बड़ा फर्क है ना, ठीक है, समझ में आ गया बात को। अच्छा ठीक है, रेंट क्या होता है, एक शॉर्ट पीरियड के लिए रेंट होता है और लीज बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। रेंट में अगर कोई प्रॉपर्टी आप लिए हैं तो उसमें कोई बड़ा बदलाव तो आप नहीं कर सकते, और इसमें बड़ा बदलाव होता है। आप माइंस लिए, खोद खोद के उससे कोयला निकाले जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रेंट इज गिवन इन फॉर द फिक्स अमाउंट, है ना। अच्छा, रेंट पर जब हम लोग कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो एक फिक्स अमाउंट एज अ रेंट देते हैं, लेकिन इस पर तो भैया प्रोडक्शन यूज के आधार पर, प्रॉपर्टी के उपयोग के आधार पर ये चेंज होता है। जितना आपका थ्योरी क्लियर रहेगा बच्चों उतना ही प्रैक्टिकल क्लियर होगा, ठीक है। तो लीज क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी को यूज करने का अधिकार जब हम लेते हैं कि उसके मालिक से, तो उसको लीज बोलते हैं। रेंट और लीज में क्या फर्क है मैंने ये बता दिया, रेंट नहीं है ये, ठीक है। अब यहां पर अगला पॉइंट आ रहा है, देयर आर टू पार्टीज इन द लीज, ठीक है। लीज में दो पक्ष हैं, हाँ जी सर, दो पक्ष तो ये है, एगो लीज पर देने वाला, एगो लीज पर लेने वाला, है ना, ठीक है। कौन कौन दो पक्ष हैं सर? पहला पक्ष का नाम है लैंडलॉर्ड, ठीक है, जिसको कुछ किताबें लेसर भी कहते हैं, ठीक है, लैंडलॉर्ड या लेसर। और दूसरा पार्टी का नाम है लीजी, जो लीज पर लिया है। लैंडलॉर्ड क्यों हुआ? लैंडलॉर्ड किसको बोलेंगे? ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, जो उस प्रॉपर्टी का जो मालिक है उसको लैंडलॉर्ड या लेसर बोलेंगे, ठीक है। और लीजी किसको बोलेंगे? हु टेक दिस प्रॉपर्टी इन लीज, जिन्होंने ये प्रॉपर्टी लीज पर लिया है उसको लीजी बोलेंगे। जो लीज पर दिया है या जो उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल मालिक है उसको लैंडलॉर्ड या लेसर बोलिए, और जो प्रॉपर्टी लीज पर लिया है उसको लीजी बोलिए। तो क्या पढ़ने वाले हैं सर इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी जब लीज पे लिया और दिया जाता है तो लीज पे देने वाला यानी लैंडलॉर्ड, और जो लीज पे लेने वाला है लीजी, अपने बुक्स में क्या एंट्री करता है, यही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। ये चैप्टर में क्या पढ़ना है कि जब कोई भी प्रॉपर्टी लीज पर लिया या दिया जाता है ना, तो लीज पर लेने वाला व्यक्ति जिसको लीजी कहते हैं, लीज पर देने वाला व्यक्ति जिसको लेसर कहते हैं, वो अपने अपने बुक्स में क्या काउंटिंग में करेंगे, क्या जर्नल एंट्री करेंगे, क्या लेजर बनाएंगे, कैसे बैलेंस शीट बनाएंगे, ये सब चीजें ही हम लोग को इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। क्लियर है? तो यहां तक क्लियर हो गया। रॉयल्टी क्या, अभी तक रॉयल्टी पे बात नहीं आई, लीज लीज तो कर दिए भैया, रॉयल्टी तो हम बता चुके आपको, है ना। ऐसा है, 1 रुपया पर ब्रिक्स हम बोले ना निमिका को देंगे, यही तो रॉयल्टी कहलाता है। यही क्या कहलाता है? रॉयल्टी कहलाता है। रॉयल्टी क्या है सर? आइए रॉयल्टी को लिख देते हैं। अमाउंट पेड बाय लीजी on behalf of amount paid by leasee on behalf of lease is called रॉयल्टी, है ना। जो अमाउंट पेड किया जा रहा है किसके द्वारा? अमाउंट पेड बाय लीजी, लीजी के द्वारा अमाउंट पेड किया जा रहा है। किसको? किसके बदले में? ऑन बिहाफ ऑफ लीज, लीज पर जो प्रॉपर्टी ली है उसके बदले में, उसी अमाउंट को तो रॉयल्टी कह रहे हैं। अभी आपको बोला नहीं, 1 रुपया पर टन पर ब्रिक्स जो देंगे यही रॉयल्टी है। 2000 रुपया पर टन कोयला निकालेंगे
तो देंगे वही आपका क्या है, रॉयल्टी है। ठीक है, क्लियर है। मैंने प्रॉपर्टी को यूज करने का अधिकार जो मालिक से लिए हैं तो उसके लिए कुछ तो पे करेंगे, है ना, तो जो पे करेंगे वही क्या कहलाता है, आपका रॉयल्टी कहलाता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रॉयल्टी की बात करें, कई तरह के रॉयल्टी होते हैं बच्चों। ठीक है, टाइप्स ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी के प्रकार, कौन कौन से प्रकार के रॉयल्टी है। पहला रॉयल्टी का नाम है, ध्यान सुनिएगा, कई तरह के रॉयल्टी होते हैं। ठीक है, पहला होता है माइनिंग रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टी, है ना, माइनिंग रॉयल्टी का मतलब है तो रॉयल्टी के टाइप्स की बात करें तो पहला होता है माइनिंग रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टी है जब कोई माइंस लीज पर लिया जाता है, कोयले का खदान, है ना, तो उसके लिए रॉयल्टी देंगे। बॉक्साइट का खदान, तो माइंस को जब लीज पे लिया जाता है तो उसको बोलते हैं माइनिंग रॉयल्टी। दूसरा ऑयल वेल रॉयल्टी, अगर तेल का कुआं लीज पर लिया जाएगा तो ऑयल वेल रॉयल्टी। तीसरा कॉपीराइट रॉयल्टी। अच्छा, देखिए जो किताब के लेखक होते हैं ना बच्चे लोग, है ना, उनको रॉयल्टी मिलता है। जैसे किताब लिखते हैं, एस के सिंह ने लिखा मान लीजिए कोई किताब, ठीक है, और छापा कौन, एस बी पी डी, है ना, तो छाप के पैसा लाता है, एस बी पी डी को पैसा मिला, उसमें से पर किताब कुछ एस के सिंह या उसके परिजनों को दिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं कॉपीराइट रॉयल्टी। उसके बाद होता है ट्रेडमार्क रॉयल्टी। है ना, अब देखिएगा जैसे ये वाला जो सिंबल होता है थोड़ा हम अच्छा नहीं बना पाए, मालूम है मेरे को। अच्छा, ये नहीं होता है एप्पल, है ना, कटा हुआ एप्पल जैसा बना रहे, हम नहीं बना पा रहे, ठीक है ना। तो मान लीजिए जो एप्पल का सिंबल है वो कोई यूज नहीं कर सकता है, और जिसको वो अपना लोगो या सिंबल यूज करने देगा, डोमिनोज, है ना, ठीक है, तो उसके लिए भी वो पैसा चार्ज करेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडमार्क रॉयल्टी, है ना, ठीक है। कॉपीराइट किताबों में होता है, सीबी कैसेट्स में होता है, इस तरह से हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, पेटेंट रॉयल्टी। बेस्ट एग्जाम्पल अभी के डेट में पेटेंट रॉयल्टी का है वैक्सीन जो बनाया, है ना, ठीक है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो जो कंपनी ने बनाया वो उसकी प्रॉपर्टी है। अगर ये मान लो, अभी बहुत सारे पॉलिटिशियंस एक सवाल उठा रहे थे, गवर्नमेंट को एक सजेशन दिए थे कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो इंडिया में बना हुआ है, इनको क्या कीजिए कि कितना भी वो वैक्सीन बनाएंगे, इंडिया की आबादी इतना ज़्यादा है कि तुरंत समय पर वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। तो बहुत लोगों ने बोला कि भैया एक काम करो ना, ये बोलो कि ये कोविशील्ड वाली कंपनी जैसे भारत बायोटेक ने बनाया है ना, ठीक है, तो ये इनको बोल रहा मतलब लोग सरकार को ये सलाह दे रहे थे कि ये काम करिए कि बोलिए कंपनियों को कि ये लीज पर दे दे किसी को ये फॉर्मूला, है ना, कि वैक्सीन दूसरी कंपनियां भी बनाए और हर बनाने के बाद इसको रॉयल्टी देते जाए। तो कोई भी फॉर्मूला, इन्वेंशन, है ना, ठीक है, अगर आप किए हैं तो उसको लीज पर देते हैं, उसको यूज करने किसी को, तो उसको बोलते हैं पेटेंट रॉयल्टी, है ना, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है सर, हम लोगों ने पढ़ लिया माइनिंग, ऑयल वेल्ड, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, है ना, और क्या रॉयल्टी हो सकता है, ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी, बहुत अच्छा। ठीक है ना, समझ में आ गया। बुक्स आपको जब खरीदेंगे तो उसमें डिटेल में और भी कई नाम है, जनरली ये होता है। अच्छा, इसमें एक लैंडलॉर्ड होता है और एक लीजी होता है। तो माइनिंग के केस में जो माइंस का मालिक है वो लैंडलॉर्ड होगा, और दूसरा क्या कहलाएगा, लीजी कहलाएगा, ठीक है, जो लीज पर लिया। ऑयल वेल में तेल के कुएं का जो मालिक होगा वो लैंडलॉर्ड कहलाएगा, और जो तेल का कुआं लीज पर लिया वो लीजी कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, कॉपीराइट में देखिए, कॉपीराइट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, लैंडलॉर्ड कौन होगा, ऑथर, राइटर ऑफ लैंडलॉर्ड होगा, उस प्रॉपर्टी का रियल मालिक किताब का राइटर है,
और जो पब्लिकेशन कंपनी जो इस किताब को छाप के बेच रही है दैट इज लीजी, है ना, ठीक है। एसके सिंह ने किताब लिखा, एसबीपीडी छाप रहा है, ठीक है। एसके सिंह कौन हो गया? लैंडलॉर्ड, है ना, और एसबीपीडी कौन हो गया? लीजी। ट्रेडमार्क में वही है जो उस ट्रेडमार्क का मालिक है, इस तरह से, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? तो यहां तक हम लोग का क्लियर होना है। तो अभी तक हम लोग यहां तक ये पढ़े हैं कि रॉयल्टी क्या होता है, लीज क्या होता है ना, ये सब चीजें हम लोग पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ रॉयल्टी भी पढ़ लिए। अब हम लोग बात ज्यादा हम थ्योरी पे नहीं करेंगे, थ्योरी बुक से पढ़ते रहिएगा। अब हम यहां से बात करेंगे अकाउंट्स क्वेश्चन बनाने की। मेरी बात समझिए। तो एक बात समझिए, इसमें अगर एग्जाम में रॉयल्टी से एक क्वेश्चन जब आएगा तो वो 15 मार्क्स का आएगा, याद रखिएगा। 15 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन होता है। तो 15 मार्क्स का होता है, तो आपको मान के चलिए कि उस 15 मार्क्स में 6 मार्क्स आपको एक टेबल बनाना पड़ता है, उस पर मिलेगा, और 9 मार्क्स जो जर्नल एंट्री लेजर बोलेगा उस पर मिलेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पहले तो आपको टेबल बनाने सीखना होगा, और टेबल गलत तो एंट्री भी गलत, है ना, ठीक है। तो आज हम लोग एक चीज और डिस्कस करेंगे कि टेबल कैसे बनाएं, है ना। क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक कहानी आप लोग को हम सुनाएंगे आज, ठीक है। तो यहां तक हम लोग पढ़ लिए रॉयल्टी क्या होता है, ठीक है। हाँ, ये सब चीजें हो गया। चलिए अब हम लोग यहां से बात करेंगे प्रैक्टिकल के बारे में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या पूछेगा, हम आपको बता दिए कि कोई भी प्रॉपर्टी जब लीज पर लिया जाता है ना, तो जो लीज पर लेता है उसको लीजी बोलते हैं, और जो प्रॉपर्टी का एक्चुअल मालिक होता है उसको लैंडलॉर्ड बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि जब लीज पर प्रॉपर्टी लिया दिया जाएगा तो जो लीज पर लिया है वो व्यक्ति यानी लीजी, और जो लीज पर दिया है वो व्यक्ति यानी लैंडलॉर्ड क्या अपने बुक्स में एंट्री करेगा, वही हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एंट्री पढ़ने से पहले एक कॉलम बनाना होता है यहाँ पर, है ना, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल टेबल, ठीक है। तो पहले आज हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। ले कैसे बनता है, आज टेबल भी नहीं सीखेंगे, बस टेबल का इंट्रोडक्शन होगा, अगले क्लास से क्वेश्चंस। लेकिन ये अभी का 15 मिनट जो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी होने वाला है। इस कॉलम में, चैप्टर में, सॉरी, इस टेबल में 9 कॉलम होते हैं। 1 2 3 4 5, किसी बुक में 8 होता है, किसी में 9, 9 ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 कॉलम इस चैप्टर में हुआ करते हैं, सॉरी इस चैप्टर में बोल रहे हैं, इस टेबल में, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, एक एक कॉलम का मतलब समझना है। पहला ईयर, ठीक है ना। सुनो, निमिका से हम जमीन लिए थे लीज पर, याद है ना, 100 एकड़ जमीन, ठीक है, लीज पर लिए थे, ठीक है ना। और ठीक है, चलिए 100 एकड़ जमीन लीज पर लिए थे निमिका से। तो निमिका कौन हो गई? पहले तो लैंडलॉर्ड, और सर कौन हो गया? लीजी, वही लीज पर लिए हैं, लीजी, ठीक है। अच्छा, तो और रॉयल्टी क्या देना तय हुआ है? रॉयल्टी तय हुआ है सर 1 रुपया पर ब्रिक्स। एक ईंट बनाएंगे हम इसकी मिट्टी से तो 1 रुपया रॉयल्टी देंगे, यही तो बात हुई थी। जी सर, रॉयल्टी 1 रुपया पर ब्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब सवाल है, पहला कॉलम आएगा ईयर, है ना। हर साल क्या कहानी होगा, जैसे मान लो ईयर है 2018 मान लो, 2018, ठीक है। और यहाँ होगा दूसरा कॉलम हो गया आउटपुट। 2000 आउटपुट में मान लीजिए हम लोग 2018 में 1 लाख ईंट निकाले, तो ये आउटपुट कहलाएगा। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, अरे ठीक है, जो आप निकाल रहे हैं, ठीक है, या आउटपुट कहिए या नंबर ऑफ ब्रिक्स कहिए, है ना, ठीक है। समझ में आ गई बात को? अच्छा, एक काम करो ना, थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा सुटेबल होगा। निमिका के पास कोल माइंस है, ठीक है, जिसको हम क्या किए? लीज पर लिए, ठीक है। रॉयल्टी क्या तय हुआ है? 1 टन कोयला निकालने पे 10 रुपया, 10 रुपया पर टन। याद रखना, सुनो, निमिका से हमने क्या किया? निमिका के का एक अपना कोयले का खदान था जो लीज पर हम लिए, ठीक है। और रॉयल्टी ऐसे होता नहीं, निमिका को हो नहीं सकता, वो तो गवर्नमेंट का होता है। मान लो थोड़ी देर के लिए कि निमिका का कोयले का खदान है जिसको हम लीज पर लिए, और ये तय हुआ कि रॉयल्टी हम 1 टन कोयला निकालेंगे तो इनको 10 रुपया रॉयल्टी देंगे। थोड़ा सा चीज़ों को ईजी रखने के लिए।
अब मान लो पहला कॉलम होता है ईयर, दूसरा आउटपुट, तीसरा होता है रॉयल्टी। ये 3 कॉलम बहुत आसान समझ आना चाहिए। अब मान लो, सुन लो, 2018 में 1 लाख टन कोयला निकाले। कितना कोयला निकाले हम लोग? 1 लाख टन, है ना? ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं टन्स में है ये। 1 लाख टन कोयला निकाले। आउटपुट का यूनिट आप लिख देंगे, सपोज कीजिए यहाँ पर यूनिट आपका टन है मान लिया जाए, ठीक है। तो निमिका से हम लोग क्या किए, एक कोयले का खदान लीज पर लिए और पहले साल कितना 1 लाख टन कोयला निकाले। चूंकि मेरा रॉयल्टी तय था 10 रुपया पर टन, है ना, तो हम कितना देंगे इनको रॉयल्टी? 10 लाख रुपया, ठीक है। दूसरे साल 2019 में मान लीजिए हम 2 लाख टन कोयला निकाले, ठीक है ना, तो रॉयल्टी कितना देंगे हम लोग? 20 लाख रुपया रॉयल्टी निमिका को। तीसरे साल 2020 में थोड़ा मंदी चला, कोविड आ गया ना, कोविड आ गया तो सिर्फ 80,000 टन कोयला निकाल पाए। कितना देंगे रॉयल्टी इनको? 8 लाख। समझ में आ रहा बात को? तो आई थिंक पहला 3 कॉलम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पहला में भैया क्या होता है? ईयर, कौन सी ईयर में कितना प्रोडक्शन किया, कितना कोयला निकाला, या ईंट बनाने के बाद तो कितना ईंट बनाया, और रॉयल्टी। रॉयल्टी का तो रेट तय ही होता है, जैसे 10 रुपया है ना, ठीक है। सपोज कीजिए जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं @ ₹10 पर टन, है ना, 10 रुपये प्रति टन के हिसाब से। यहाँ तक ठीक है? इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? थोड़ा कंडीशंस को बदलते हैं, सुन लो मेरी बात को। पहला साल क्या हुआ, अब कहानी थोड़ा चेंज कर रहे हैं हम लोग, कहानी यहां से चेंज कर रहे हैं, देखना बच्चे लोग। पहला साल तो क्या हुआ कि चलो ठीक है, 1 लाख टन कोयला निकाला, 10 लाख रुपए इनको रॉयल्टी दे दिया। अगले साल क्या हुआ पता है? 2019 में मान लो कि 2019 में मेरे घर में 2-3 तो शादी था, मैरिज, ठीक है ना, मान के चलिए, उदाहरण को लेते चलिए, ठीक है। तो हम इसकी वजह से थोड़ा बिजी रह गया 2019 में, और ज्यादा काम हम नहीं कर पाए, है ना, ठीक है। और सिर्फ हम लोग इस बार कोयला कितना निकाल पाए? 70,000 टन, ठीक है। तो रॉयल्टीज को कितना देंगे? 7 लाख रुपया। अब जैसे 7 लाख रुपए का चेक हम देने गए निमिका को, तो निमिका बोलती है सर इस बार कम दिए, है ना। तो हाँ, इस बार थोड़ा घर में शादी वादी था ना, तो बिजी थे, इसलिए काम पे ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए कम कोयला निकाल पाए इस बार, इसीलिए 7 लाख रुपए बोले। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। अगले साल क्या हुआ कि हम जो है अपनी पूरी फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर पे निकल गए। कहाँ निकल गए? वर्ल्ड टूर पे। वर्ल्ड टूर मतलब पूरा विश्व भ्रमण, क्या बोलते हैं उसको, यूरोप, और ये क्या बोल जाते हैं ना, घूमने, लंदन घूमने चल के पूरा परिवार के साथ। इस बार भी हम काम पर ध्यान नहीं दे पाए, 50,000 टन ही कोयला निकलवा पाए, है ना। तब रॉयल्टी कितना देंगे? 5 लाख रुपया। अब निमिका बर्दाश्त करेगी, फिर देंगे 5 लाख रुपया। सर अब और कम दे रहे हैं। अरे हाँ देखो ना निमिका, जरा हम पूरे फैमिली के साथ हम लोग घूमने चले गए थे, बड़ी दिन से प्लान बना रहे थे। निमिका तुरंत भड़क जाएगी, है ना। पहला साल 1 लाख टन कोयला निकाले, 10 लाख रुपया रॉयल्टी, ठीक है, दिए। 2 साल 70,000 निकाले, क्या हो गया? 7 लाख रुपया। एक्सक्यूज क्या दिए? शादी था घर में, ठीक है। तीसरे साल सिर्फ 50,000 टन कोयला निकाले, तो कितना? 5 लाख रुपया। एक्सक्यूज क्या दिए? घूमने गए थे। निमिका मानेगी? निमिका बोलेगी छोड़िए, काम करिए सर, ऐसा नहीं होगा, हमारा लीज कैंसिल, हम किसी और को लीज पर दे देंगे। आप घूमने जाते हैं, है ना, आपके घर में शादी होता है, नुकसान हमको होता है ना, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर ऐसा रहे जैसा अभी तक का रूल है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है लैंडलॉर्ड जो है पूरी तरह से लीजी के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, है ना। और लीजी का मोनोपोली अगर करेगा, लीजी कुछ गड़बड़ करेगा, तो उसका नुकसान लैंडलॉर्ड को भी होगा कि नहीं होगा? तब लैंडलॉर्ड क्या बोलेगा? तब निमिका बोली कि ऐसा करिए सर, या तो ये लीज एग्रीमेंट कैंसिल करिए, हम लोग अब लीज उस पर ये खत्म होगा, कैंसिल होगा, या नहीं तो 10 लाख रुपया मिनिमम फिक्स कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मिनिमम फिक्स कर दीजिए। कितना रुपया? 10 लाख रुपया, जिसको बोलेंगे मिनिमम रेंट। क्या कर देंगे? मिनिमम रेंट। एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है मिनिमम रेंट का। इसको थोड़ा सा ना हमको ऐसा लग रहा है कॉलम थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, छोटा बहुत हो जा रहा है, खचपच खचपच लिखना पड़ रहा है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। ईयर हो गया, आउटपुट हो गया, अब ठीक होगा। मिनिमम रेंट,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ अब ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा लिखेंगे तो नोट्स भी अच्छा बनेगा। ठीक है, तो पहला तो ईयर का कॉलम था जो हम आपको समझा चुके हैं। ईयर का मतलब क्या होता है, वर्ष, है ना, कौन से ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, आउटपुट, रॉयल्टी कितना हुआ, ये 3 चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, क्या क्या सीखे थे सर, पहले यहाँ सीखे थे ईयर, दूसरा आउटपुट, तीसरा रॉयल्टी। आउटपुट जो होता है यूनिट्स में होता है, जैसे कोयला निकाल रहा है तो टन में होगा, है ना। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसी तरह से रॉयल्टी हो गया, है ना, रॉयल्टी रुपीज में होगा। ठीक है, अच्छा, मिनिमम रेंट क्या है, मिनिमम रेंट अभी आपको हम समझाए, मिनिमम रेंट या डेड रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, अगर अगर इतना ही नियम रहेगा ना तो लीजी जो है ना मनमानी करेगा, लीजी के मोनोपोली को खत्म करने के लिए लीजी कोई गड़बड़ करेगा तो नुकसान लैंडलॉर्ड को भी होगा, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा बात को। इस चीज से बचने के लिए लैंडलॉर्ड और लीजी के बीच एक मिनिमम रेंट का अमाउंट तय कर दिया जाता है। क्या, मिनिमम रेंट, मेरी बात समझिएगा, मिनिमम रेंट, है ना। ठीक है, मिनिमम रेंट का अमाउंट तय कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर मिनिमम रेंट का उदाहरण दे दिया कि 10 लाख। अब निमिका ने क्या कर दिया, हमारे एग्रीमेंट में ये तय हो गया कि मिनिमम रेंट कितना होगा, 10 लाख रुपया। जैसे 3 ईयर का एग्जाम्पल लिए थे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 ईयर्स का हम लोग एग्जाम्पल लेके चल रहे थे बच्चों, है ना। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या हो गया, यहाँ तक समझ में आया। मान लो पहला साल 1 लाख टन प्रोडक्शन हुआ था, हम उदाहरण दिए थे, तो रॉयल्टी आपका 10 लाख हुआ था। फिर क्या हो गया, सॉरी 10 लाख, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, अगली बार सिर्फ हम क्या कर गए, मेरे घर में शादी था तो ओनली 80,000 टन का प्रोडक्शन हुआ तो रॉयल्टी 8 लाख हो गया। फिर घूमने चले गए, 50,000 टन का प्रोडक्शन हुआ, है ना, तो वैसे में रॉयल्टी कितना हो गया, 7 लाख रुपया। निमिका नहीं बोली कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, एक मिनिमम अमाउंट तय कीजिए, मिनिमम की कितना रुपया तय हुआ, मिनिमम रेंट मान लो 10 लाख रुपया। इसका क्या मतलब है, जिसको हम लोग मिनिमम रेंट या डेड रेंट कहते हैं, मिनिमम रेंट या डेड रेंट, इसका मतलब यह है बच्चा कि इन्होंने ये तय कर दिया कि किसी भी साल अब 10 लाख से पेमेंट हम कम नहीं लेंगे, 10 लाख से पेमेंट हम कम नहीं लेंगे। मतलब क्या है कि मतलब है कि अगर 80,000 टन प्रोडक्शन हुआ तो रॉयल्टी तो 8 लाख रुपया हुआ, मिनिमम रेंट कितना है, 10 लाख रुपया, तो इसको बोलना पड़ेगा 10 लाख से नीचे पेमेंट हम कभी भी नहीं लेंगे आपसे, मिनिमम 10 लाख रुपया, है ना। 8 लाख ऊपर रॉयल्टी तो आप 10 दीजिए हमको, है ना। ठीक है, 70,000 टन प्रोडक्शन हुआ, 7 लाख रॉयल्टी हुआ तो कितना दीजिए, आपको 10 देना पड़ेगा। 10 से नीचे हुआ तो 10 देना पड़ेगा। अच्छा सर, 1,20,000 टन प्रोडक्शन हुआ तो 12 लाख हुआ तो कितना देना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को, तब तो 12 देना पड़ेगा। 10 से नीचे जब होगा ना, 10 से नीचे कभी नहीं जाना चाहिए, 10 से नीचे जाएगा तो 10, और 10 से ऊपर जो है सो तो है ही। अगर आप कोयला ज्यादा निकाले, 12 लाख का निकाले, 15 लाख का निकाले, 20 लाख का निकाले, 11 लाख का निकाले, तो यही अमाउंट दीजिए। लेकिन अगर 10 से नीचे निकाले, 8 निकाले, 7 निकाले, 6 निकाले, 9 निकाले, तो 10 देना पड़ेगा आपको। तो इसमें क्या हो गया, इससे ऐसा करने से लीजी का मोनोपोली जो है ये खत्म हो गया, लीजी का जो है मनमानापन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब लीजी के ऊपर भी एक प्रेशर है कि कम से कम 1 लाख टन कोयला निकालना पड़ेगा बाबू, अगर इससे कम निकालोगे, 10 लाख का कोयला नहीं निकालोगे और 10 लाख भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे लीजी का मनमानी यहां पर खत्म हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, ईयर क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, रॉयल्टी क्या होता है, मिनिमम रेंट क्या होता है। मिनिमम की एक अमाउंट तय कर दिया जाता है, उससे कम कभी भी लैंडलॉर्ड पेमेंट नहीं लेगा। अगर उससे प्रोडक्शन कम हुआ, रॉयल्टी अगर कम हुआ तो आपको मिनिमम रेंट का अमाउंट देना पड़ेगा। ये 8 लाख हुआ तो ये 10 लाख है तो 10 लाख देना पड़ेगा, ये 9 लाख है 10 लाख है तो 10 लाख देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन रॉयल्टी 12 लाख है 10 लाख है तो आपको 12 लाख देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड द मिनिमम रेंट, है ना। ठीक है, अब एक चीज आता है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग क्या हुआ, अब मान लो रॉयल्टी हुआ 8 लाख रुपया, चूंकि 80,000 टन प्रोडक्शन हुआ तो 8 लाख हुआ। अब मिनिमम रेंट है 10 लाख रुपया, तो 2 लाख रुपया क्या हुआ, कम हो गया ना, मिनिमम रेंट से प्रोडक्शन रॉयल्टी कम हो गया 2 लाख रुपया, इसको शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग का सिचुएशन कब आता है, जब रॉयल्टी का जो अमाउंट है वो छोटा हो जाता है किसके अमाउंट से, मिनिमम रेंट के अमाउंट से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट वर्किंग, है ना। ठीक है, जैसे मान लो रॉयल्टी 8 लाख है, मिनिमम रेंट 10 लाख है, तो कहेंगे 2 लाख शॉर्ट वर्किंग, और शॉर्ट वर्किंग काम कम हुआ, है ना।
8 लाख का कोयले निकला और देना पड़ेगा 10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। और सर ज्यादा हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, सरप्लस, ठीक है। ये कब होता है, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा होगा तो सरप्लस कहलाएगा, ठीक है। तो 6 कॉलम, जैसे मान लो रॉयल्टी हुआ 12 लाख रुपया और मिनिमम रेंट है 10 लाख रुपया, ठीक है, तो 2 लाख रुपया क्या कहलाएगा, सरप्लस। लास्ट का 3 कॉलम जो है आज हम डिस्कशन नहीं करेंगे, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कशन करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, ईयर, उस साल कितना प्रोडक्शन हुआ, आउटपुट, रॉयल्टी समझ में आ गया। मिनिमम रेंट का कॉन्सेप्ट क्यों आया मैंने बता दिया, क्या कि लीजी का मोनोपोली ना हो सके, लीजी मनमानी ना कर सके, इसलिए एक मिनिमम, लीजी के ऊपर भी प्रेशर होना चाहिए। आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर नहीं होगा ना बच्चा तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे, समझ में आ रहा बात को। तो लीजी के ऊपर भी एक मिनिमम अमाउंट पे करने का प्रेशर नहीं होगा ना, है ना, ठीक है, तो आप नहीं करेगा वो, है ना, ठीक है, समझ में आ रहा बात को। तो इसीलिए वो मिनिमम रेंट तय किया गया। अगर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो उसको शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं, और रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है तो उसको सरप्लस बोला जाता है।